नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के बीच में व्याकरण भाग के अंतर्गत क्रिया विषय की कक्षा को लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसबी, एलटी ग्रेड व भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आइए आज के विषय को शुरुआत करते हैं। क्रिया वाक्य के जिस शब्द या पद से कार्य करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, कार्य करना। वर्षा हो रही है, कार्य होना। पानी दे रहा है, कार्य कर रहा है। वर्षा हो रही है, कार्य का होना हो रहा है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल का मतलब होता है जो उसका मूल स्वरूप होता है। जैसे पढ़ना शब्द का मूल धातु जो शब्द है वो है पढ़। पढ़, जा, लिख, खेल आदि मूल धातु शब्द में ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। यानी कोई भी मूल धातु शब्द है उसमें ना जोड़ करके हम क्रिया के सामान्य रूपों को निर्मित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मूल धातु जो शब्द हैं पढ़, पढ़ में हमने ना प्रत्यय लगाया तो क्रिया शब्द बना पढ़ना। फिर है लिख, लिख में ना प्रत्यय लगाया तो क्रिया शब्द हमारा बनता है लिखना। चल, चल में ना प्रत्यय लगाया तो क्रिया शब्द हमारा बना चलना। फिर उसके बाद में हम अब जानेंगे कि क्रिया के भेद कितने हैं। भेद का मतलब होता है प्रकार। क्रिया के मुख्यतः जो है भेद दो आधार पर किए गए हैं। पहला है रचना के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होता है इसकी हम व्याख्या देखेंगे। अकर्मक क्रिया जिन वाक्य में क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए चिड़िया उड़ रही है, बच्चा रो रहा है। यहाँ उड़ रही है एवं रो रहा है का प्रभाव चिड़िया और बच्चा कर्ता पर पड़ रहा है। फिर उसके बाद में हम अब देखेंगे सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है अथवा उसमें कर्म होने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए महेश समाचार पत्र पढ़ता है, किसान फसल काटता है। यहाँ महेश कर्ता द्वारा पढ़ने क्रिया का प्रभाव समाचार पत्र कर्म पर पड़ रहा है। किसान कर्ता द्वारा काटने की क्रिया का प्रभाव फसल कर्म पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया भी दो तरह की होती है। पहली एक कर्मक क्रिया, दूसरी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह अनार खा रहा है। यहाँ अनार एक कर्म है और खा रहा एक क्या है? यह एक क्रिया है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। फिर हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं। बिल्कुल नाम से एकदम स्पष्ट है, एक कर्मक में एक कर्म होगा,
द्विकर्मक में भी नाम से स्पष्ट है कि दो कर्म होंगे, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने संध्या को पुस्तक दी, तो इसमें क्या है, संध्या और पुस्तक दो कर्म है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो बच्चों और कहानी इसमें भी क्या है, दो कर्म है। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। कुछ क्रियाएं हैं जैसे टहलना, नाचना, खाना, दौड़ना आदि। ध्यान देने की बात यहाँ है कि टहलना, नाचना, दौड़ना क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे राम टहलता है, राम नाचता है, राम दौड़ता है। अब इन तीनों वाक्यों में आप कुछ प्रश्न करें जिसका कि उत्तर ये आ जाए। जैसे राम क्या टहलता है, कोई उत्तर नहीं इसमें मिल रहा है। राम क्या नाचता है, कोई उत्तर नहीं हमको प्राप्त हो रहा है। राम क्या दौड़ता है, कोई उत्तर इसका भी हमें नहीं मिलता है। इस प्रकार तीनों वाक्यों में ना तो कर्म है और ना ही कर्म के होने की कोई संभावना दूर दूर तक है। इसलिए क्या है, ये अकर्मक क्रियाएं, यानी जिसमें कर्म नहीं होगा उनको अकर्मक क्रियाएं कहेंगे, और जिनमें कर्म होगा उनको सकर्मक क्रियाएं कहेंगे। जबकि खाना क्रिया खाता है, खाती है, खाते हैं इत्यादि का प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। इस क्रिया में कर्म न होते हुए भी कर्म की संभावना बनी रहती है। राम खाता है, यहाँ कर्म होने की 100% संभावना है, क्योंकि राम कुछ तो खाता है। जिसे भी वो खाता है वो कर्म होगा और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ेगा। अतः वे सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की पूरी पूरी संभावना बनी हो। अब इसके बाद हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और सहायक क्रिया। अब हम इन सबको अलग अलग विस्तार से समझेंगे। नंबर 1 पर है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, यानी ऐसा कोई भी वाक्य होगा जिसमें क्रिया कितनी होंगी, केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन गया, रीता उठी, लोग भागे। यहाँ गया, उठी, भागे क्या है, एक ही क्रिया है। फिर दूसरा भेद क्या है, संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही है दो क्रियाओं का मिला जुला रूप। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, संध्या घर जा रही है, वो जा चुका है। अब खा प्लस चुका हूँ, कमा, जा प्लस रही है, जा प्लस चुका हूँ, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया है। यानी दो क्रियाओं को आपस में जोड़ा जा रहा है, संयुक्त किया जा रहा है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का सर्वाधिक प्रयोग होता है। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया प्रायः कैसी होती है, मुख्य क्रिया होगी। यानी जहाँ पर दो संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग होगा उसमें जो पहली क्रिया होगी वो कैसी क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर हम कुछ देखेंगे, संयुक्त क्रिया के भी भेद हैं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। कितने भेद हैं, 11 भेद हैं। और पहला है इसमें आरंभ बोधक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। जैसे वो जाने लगा, वो पढ़ने लगा, तुम उठने लगे, रमा रोने लगी। तो इसमें क्या है, स्थूलांकित पद क्रिया के आरंभ होने का बोध करा रहे हैं। दूसरा है समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया में मुख्य क्रिया का पूरा होना कार्य की समाप्ति का बोध कराता है। राम खाना खा चुका है, यानी क्या है, उसके खाने का काम
समाप्त हो चुका है, वो घर जा चुका है, यानी घर वो पहुंच चुका है। तो स्थूलांकित पद क्रिया क्या है? समाप्त होने का बोध करा रहे हैं। उसके बाद में है अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक क्रिया में इसके अंतर्गत क्रिया को पूरा करने के लिए अवकाश का बोध होता है। जैसे वो सामान लाने गया पर ला न सका, रमा सो गई पढ़ न सकी। यानी दोनों वाक्यों में आप देख रहे हैं क्या कि अवकाश घटित हो रहा है। स्थूलांकित पद क्रिया के पूरा न हो सकने का बोध करा रहे हैं, यानी जहाँ पर क्रिया पूरी नहीं होगी तो उसको क्या कहेंगे? अवकाश बोधक क्रिया। यानी क्रिया ने क्या कर लिया है? अवकाश ले लिया है, छुट्टी ले ली है। उसके बाद में है अनुमति या आज्ञा बोधक क्रिया। अनुमति या आज्ञा बोधक क्रिया में अनुमति का बोध होता है, यानी वहाँ पर अनुमति ली जाती है। जैसे बच्चों को सुला दो, उसे खाने दो। स्थूलांकित पद अनुमति और आज्ञा का दोनों में बोध, सुला दो, खाने दो, ये अनुमति और आज्ञा का बोध कराते हैं। फिर उसके बाद में है नित्यता बोधक क्रिया। नित्यता बोधक क्रिया में कार्य की क्या है? निरंतरता का बोध होता है, रेगुलरिटी जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। यानी कोई क्रिया जो ऐसी होगी तो वो निरंतरता का बोध कराती होगी। जैसे हवा चल रही है, यानी क्या है? हवा अभी भी चल रही है। पानी बरस रहा है, पानी अभी भी बरस रहा है, यानी लगातार बरस रहा है, निरंतर बरस रहा है। स्थूलांकित पद में क्रिया के निरंतर होने की संभावना चल रही है। फिर उसके बाद में है आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया में कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। जैसे मुझे मजबूरन घर जाना पड़ा, राम को पढ़ने जाना पड़ा। स्थूलांकित पद क्रिया की आवश्यकता का बोध करा रहे हैं। फिर उसके बाद में है निश्चय बोधक क्रिया। निश्चय बोधक क्रिया में मुख्य क्रिया का निश्चित रूप से होने का बोध होता है, यानी क्रिया क्या है? निश्चित रूप से वहाँ पर होगी। चपरासी ने सफाई कर डाली, तो सफाई क्या है? मुख्य क्रिया है। पुलिस ने गुंडे को मार डाला, मार डाला क्या है? ये मुख्य क्रिया है। स्थूलांकित पद मुख्य क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, यानी निश्चित रूप से क्रिया का बोध करा रहे हैं। उसके बाद में है इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक क्रिया में करने की इच्छा निहित होती है। जैसे मैं तुरंत जाना चाहता हूँ, तो जाने की क्या है? इच्छा मैं प्रकट कर रहा हूँ। सौरभ खेलना चाहता है, तो सौरभ क्या है? खेलने की इच्छा जाहिर कर रहा है। उसके उपरांत है अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया में क्रिया के नित्य यानी रोज अभ्यास का बोध कराया जाता है। जैसे वो नित्य मंदिर जाया करता है, तो नित्य क्या है? ये इसका एक अभ्यास है। हम प्रतिदिन टहलने जाया करते हैं, तो प्रतिदिन जब टहलने जाते हैं ये भी क्या है? एक अभ्यास है। स्थूलांकित पद में क्रिया के नित्य किए जाने का बोध करा रहे हैं। उसके बाद में है शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया में कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ने में क्या है? उसको शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं तैर सकता हूँ, तैरने में क्या है? हमको अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं साइकिल चला सकती हूँ, साइकिल चलाने में क्या है? हमको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करना पड़ेगा। स्थूलांकित पद में कार्य करने की शक्ति यानी क्षमता का बोध कराया जा रहा है। फिर उसके बाद में है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया में इसमें दो समान ध्वनि और समान अर्थ वाली क्रियाओं का मेल होता है। जैसे सिद्धार्थ हमारे यहाँ आता जाता है, तो आता जाता क्या है? ये संयुक्त क्रिया है, यानी आता जाता ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिसमें क्या है? समान ध्वनि भी है, आता जाता के समान अर्थ भी हैं। हम साथ साथ उठते बैठते हैं, तो उठते बैठते क्या है? ये संयुक्त क्रिया है, समान ध्वनि है, इसमें समान अर्थ भी है उठते बैठते का। फिर उसके उपरांत में है नाम धातु क्रिया।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम से बनेगी, विशेषण से बनेंगी, वो सारी जो है क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात से, बात संज्ञा है, बात से बना बतियाना क्रिया। शर्म संज्ञा है, तो शर्म से बना शर्माना नाम धातु क्रिया। फिल्म से बना फिल्माना नाम धातु क्रिया। अब सर्वनाम से कैसे? अपना सर्वनाम है, अपना से जो नाम धातु क्रिया बनेगी वो है अपनाना। फिर विशेषण से कैसे बनता है? तोतला से तुतलाना, भोगी से भोगना, साठ से सठियाना। नाम धातु और नाम बंधक क्रिया में अंतर होता है। नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये संज्ञा अथवा विशेषण के योग से बनती हैं। फिर उसके बाद में है प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य की प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, तो लिखना से क्या बन गया? लिखवाना। तो लिखवाना मतलब क्या है? किसी से आप लिखवाना चाहते हैं। करना से करवाना, यानी किसी से आप कार्य करवाना चाहते हैं। धुलना से धुलवाना, यानी किसी से आप वस्त्र धुलवाना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक छात्र से कविता लिखवाता है, पिता बच्चे से पानी मंगवाता है। ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर उसके बाद में है क्रिया का भेद पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में किसी क्रिया के पूर्व नाम से ही स्पष्ट है, यानी क्रिया से ही पूर्वकालिक क्रिया होगी, अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है। वाक्य में किसी क्रिया के पूर्व यदि अन्य कोई क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है, उसमें कर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, दादाजी दवा पीकर सो गए, मैं प्रधानमंत्री से मिलकर आया हूँ। फिर उसके बाद में क्रिया का भेद है अनुकरणात्मक क्रिया। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्योंकि अनुकरण का मतलब ही होता है कोई चीज़ जो हुई है उसके पीछे पीछे चलना, कोई कार्य हुआ है उसको पीछे से करना। जैसे ध्वनि कौन सी है? खटखट। तो खटखट से जो अनुकरणात्मक क्रिया बनेगी खटखटाना या खटखटाहट। झनझन झनझनाना या झनझनाहट। भिन्न भिन्न भिनभिनाना भिनभिनाहट। थरथर थरथराना थरथराहट। छलछल छलछलाना छलछलाहट। मिम मिम, ये क्या है? ध्वनि है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या है? मिमियाना मिमियाहट। थप थप की ध्वनि है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या है? थपथपाना या थपथपाहट। फिर उसके बाद में है सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने की क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखें कोई प्रधानमंत्री हो और उसकी सहायता करने के लिए उप प्रधानमंत्री हो, तो वैसे ही क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर जो अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने वाली क्रिया होगी वो सहायक क्रिया होगी। जैसे राम खाना खा रहा है, तो खा मुख्य क्रिया है तथा रहा है ये कैसी है? सहायक क्रिया है। और वे घर जाते हैं, तो जाना क्या है? मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है। वो कल आया था, आना इसमें मुख्य क्रिया है और था सहायक क्रिया है। तो मित्रों, आप सभी ने आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय व्याकरण के अंतर्गत क्रिया को आपने बहुत ही बारीकी और विश्लेषणात्मक ढंग से समझा। मैं आशा करता हूं कि कक्षा आपको बेहद पसंद आएगी, और यदि आप सभी को ये सेशन पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय हमको दर्ज करें, ताकि हम आगे की कक्षा और भी सुधार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।